मैंने कोई ऐसे दस्तावेज नहीं देखी कि मुझे जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान समझ आ जाए। मुसलमान तारीख जो बरसगीर की है, सबसे बड़ी रिट्रीट इज द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। इजराइल बना, आप लाख गालियां दें, पर उन्होंने उस खित्ते में सबसे ताकतवर मुल्क अपने आप को बना लिया है। जैसे भी है, मुल्क जब बन गया, आप इसे चलाएं तो सही। इसका हमें इदराक था ही नहीं कि पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया वुड ऑल्सो मीन the partition of the Punjab, expansion of the defense services जो आज आप देखते हैं, जो आपके तल्लुकात हिंदुस्तान के साथ हैं, ये 47 की वजह से नहीं है, ये 65 की वजह से। कि अगर नैप और JUI की हुकूमतें फ्रंटियर और बलूचिस्तान में रहती, इनका तहफ़्फ़ुज़ था। इन्होंने अपने आप को नहत्ता कर लिया। और ये साहब, पैमाना एक काबिलियत अब ये है कि फलाने शख्स को आप लगाएंगे तो वो लोन बेहतर ला सकेगा। उस जमाने में रियासत पाकिस्तान को सेठ आबिद से कर्जा लेना पड़ा था। और ये साहब, ये जो पाकिस्तान है, ये जिन्ना साहब का पाकिस्तान नहीं है, ये ज़ियाउल हक का है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़ातिन हज़रात, ए डायलॉग विद हिस्ट्री, तारीख़ के साथ एक मकालमा के अगले एपिसोड में आपके सामने हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा फील्ड हो जिसका तजर्बा उन्हें हासिल ना हो। पाकिस्तान की फ़ौज में कप्तान रहे, कप्तानी छोड़ी, दफ्तर ख़ारजा में आ गए। दफ्तर ख़ारजा पसंद ना आया तो फिर एक सियासतदान के तौर पर अपने इलाके के अंदर लोगों की खिदमत करने लगे। 1990 में MP रहे, फिर उसके बाद 2008 और 2013 में पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के रुकन रहे। और इस दफ़ा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की वजह से MNA नहीं बन सके। खूबसूरत कॉलम लिखते हैं, अंग्रेज़ी और उर्दू पर वक्त से। हम जब नौकरी में होते थे तो उनका एक कॉलम टू मच ऑफ अ ब्रास, हम लोगों के दरमियान बैठ के बार बार, जैसे कहते हैं ना, कोई एक अहम तरीन किस्म की डॉक्यूमेंट की हैसियत से, किसी सहीफ़े के तौर पर हम उसको पढ़कर सुनाया करते थे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। ये जो हम प्रोग्राम करते हैं, इसमें शख्सियत का इंटरव्यू कम, लेकिन उस शख्सियत ने जो वक्त देखा है ज़िंदगी के अंदर, उसके इर्द गिर्द जो माहौल था, आपने यकीनन पाकिस्तान बनते तो नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान बिगड़ते ज़रूर देखा है। ये जो यहाँ तक तबाही आई है, आप क्या समझते हैं इसके अंदर? आम आदमी तो शायद शरीक नहीं होगा, लेकिन जो लोग, जिन लोगों के दरमियान आप उठे बैठे हैं, वो शरीक तो होते। एक तो क्योंकि आपके प्रोग्राम का स्टैंडर्ड वो है, तो मैंने कहा कि उसमें गलती ना हो। मैं MPA 97 में हुआ था। अच्छा, 97 में। और MNA एक ही दफ़ा रहा 2008 में। वो तो खैर मुझे पता है वो है। और अब ये ठीक फॉर्म 45 के हम मुतासरीन हैं। उसमें तो खैर मेरा ख्याल पहले उससे से शुरू करते हैं, फिर रिवर्ट पे चले जाते हैं। नहीं, बस हो गया वो। अच्छा, ठीक। आपने कहा वो ठीक। सर, आई डोंट नो, हमारी जनरेशन वो है जो कि पाकिस्तान की जनरेशन, पहली जनरेशन है 47 के बाद। हम पैदा हुए थे और हमने ये सारा कुछ देखा है, और हमने भला पाकिस्तान भी देखा है, जब यहाँ पे सुकून भी था, अच्छा भी लगता था। और फिर हमने बिगाड़ भी देखी है, मार्शल लॉ की बिगाड़ भी देखी है, हुक्मरानी की देखी है, और एक सियासी और एक माशरे की जो एक इनेतात पसीरी होती है, वो भी हमने देखी है। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि शायद हम में वो काबिलियत ही नहीं है कि हम कुछ चला सकें। और दूसरी बात, जो उससे पहली बात, मैं अभी तक समझ नहीं सका कि, या मैंने कोई ऐसे दस्तावेज नहीं देखी कि मुझे जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान समझ आ जाए। सही बात कि ये ऐसी चीजें थी। रिसेंटली मैंने वो जाके वो YouTube पे ही
चौधरी खलीकुज़्ज़मान की पाथवे टू पाकिस्तान, जी जी, बड़ी वो मशहूर, नामवर जी, किताब जी, है, मैंने बड़ी- नहीं पढ़ी थी, मैंने वो एक एक सफ़ा करके वो पढ़ी, बड़ी अच्छी किताब है, उसमें आपको बहुत मालूमात मिलती हैं। पर उसमें भी समझ ना आई मुझे कि ये जो आप वहाँ पे सेंट्रल इंडिया में जो आप डिमांड वो एक कर उसी रहे हैं, इलाके में हुई थी, सबको उठाई वही वहीं से। वही हुई, तो हम तो बाद के हैं ना, हम तो कन्वर्ट्स हैं टू द आइडिया ऑफ बल्कि पाकिस्तान। जबरदस्ती सिकंदर जिना पैक्ट ना होता तो हम तो कॉन्वेंट भी ना होते। तो वो थे, कुछ समझ नहीं आई कि बात क्या थी, ठीक, कि कौन सा डर था, कौन सा खौफ था। क्योंकि ज्यादातर जो था आजकल भी जो हमें पढ़ाया जाता है या जो हमारी किताब पाकिस्तान स्टडीज में फलाना, डर के अलावा कोई आपको चीज नहीं मिलती कि हिंदू हमें खा जाएंगे, उनकी अक्सरियत होगी तो खा जाएंगे, माशी तौर पर तबाह हो जाएंगे। माशी तौर पर। अब मैशत का कम बात है, मैशत की कम है, मैशत की बात तो समझ आती समझ है, जाती है। हाँ था, मोनोपलाइज थे जो माल रोड लेकिन सारी ये तो वो है हम हो जाएंगे। फिर वो कहानियां बनी हुई हैं कि 36 का इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी, उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। आप तारीख में जाए वैसे कुछ चीज आपको नजर नहीं आती, या जो आती है बड़ी सिताई किस्म की आती है। वो ये लियाकत अली खान साहब का वो जो बजट वाला जो आता है, जो वो वाली बात, वो वो ठीक, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जी। ऐसे की जो कांग्रेस को पहले बात समझ नहीं आई कि फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे तो क्या करेंगे, कुछ हुए तो उनके वो मेजर्स नहीं है, वो बात की बातें हैं। ठीक, लेकिन जैसे भी है, मुल्क जब बन गया, हाँ, आप इसे चलाएं तो सही, बनाएं तो सही। इजराइल बना, आप लाख गालियां दें, पर उन्होंने उस खित्ते में सबसे ताकतवर मुल्क अपने आप को बना लिया है। रेगिस्तान था पूरा, नेगेव डेजर्ट था, और वहां पे क्या था? यरूशलेम तो लिया ही नहीं था उन्होंने, उसके इर्द गिर्द का इलाका लिया था। थोड़े से नखलिस्तान थे, ठीक, बहुत थोड़े ओएसिस थे, बाकी वो नेगेव डेजर्ट था। और लेकिन उन्होंने बनाया, एक अच्छा था क्योंकि मैन पावर उनकी कौन सी थी, लोकल नहीं, वो सारी यूरोप से थी, अमेरिका से थी, फलाने थी। उनका कल्चरल लेवल वो जो है ज्यादा था। देखिए 60 लोगों को रॉथशील्ड लेके आया था तल अबीब में, और 60 गूंगे थे, एक हाथ में ग्रे गूंगे थे, वाइट गूंगे थे, और 60 मकान उसने एक साल के अंदर बना लिए थे। एक उसने सिनेगॉग बनाया था, एक उसने हिब्रू लैंग्वेज बनाई थी, और सबसे अहम बात कि कुआं कमाल अरबपति लोग छोड़ के आ गए थे। डेडिकेशन कुछ नहीं था, हमारे यहाँ कुछ डेडिकेशन लोग तो यहाँ कुछ करते ना। अगर आपने देखिए द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, मुसलमान तारीख जो बरसगीर की है, सबसे बड़ी रिट्रीट इज द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। वो 1000 साल तारीख को आप छोड़ के ऐसे भागे, मुसलमान हाकमियत ठीक की निशानियां तो वहां थी, सब कुछ दिल्ली वहीं, सब कुछ, और सवाए लाहौर के, और लाहौर पे तो खत्म छोड़ दिया हुआ था ना, कभी कभी आते थे वो तो फिर अफगानों के हाथ चला गया था, बाकी चला गया, तो सारा कुछ तो वहां था। सर सैयद की आप तारीख और सुहाने पढ़े तो सारा कुछ दिल्ली है, बल्कि उसका बड़ा काम है आसारुस्सनादीत वाला जो दिल्ली में है। तैनाती उनकी बिजनौर में हुई, रोपड़ में हुई, फलानी है। यहाँ का तो कोई किस्सा ही नहीं है। ठीक, वो आप सारा कुछ छोड़ के, और फिर आप छोड़ आए वहां पे जो मुसलमान थे, जितनी आबादी यहाँ आई थी इतनी आबादी आप पीछे छोड़ के, तकरीबन 2.25 करोड़ वहां पर। आज हम रोते हैं कि हिंदुत्वा हो रहा है हिंदुस्तान में, वो बीजेपी तो पे तो कोई गिला बनता नहीं है, छोड़ के तो हम आए थे जी। 1920 से उनका शुरू हुआ था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए 1984 तक। वो तो कामयाब अब हुए 84, लेकिन हम छोड़ के आ गए, हमने वैक्यूम क्रिएट किया। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं, इस जिले में विक्टोरिया क्रॉस भी बड़ी काबिल इज्जत चीज समझा जाता था। एक गांव के बाहर तोप मिलती है लगी हुई। उस जमाने में एक तस्वर ये पाया जाता था कि एक एलीट क्लास है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ऑनेस्ट है और उसके साथ साथ मुहब्बे वतन, जबकि 35 करोड़ गद्दार है, अनलेस दे प्रूव अदरवाइज। आप क्या समझते हैं आज जो सूरत हाल है, जो इस 2 साल में हमने देखा है, रिवाइवल ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्या वो आज वही एफिलिएशंस मौजूद है, उसी तरह के लोग? मुझे नहीं लगता कि आपके चकवाल में जहां तक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, वो तो एक मुकदमा बना है। लेकिन लिया तो उधर 1924 से लिया, साइफर के हवाले से, जिसका उस मुकदमे का ना सिर है ना पैर है,
जिन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उस वक्त में ज़माने में ड्राफ्ट किया था, वो आप कब्रों में होंगे, ठीक। उनकी रूहें तड़प रही होंगी कि हमारे कानून का इन्होंने इनके हाथों आया है, ये कर क्या रहे हैं इसके साथ। जो आपने वो तोप और विक्टोरिया क्रॉस की बात की, और ये साहब मुझे आप समझा दें, हम महकूम कौम थे, ठीक, फौज किसी और की थी, ठीक, लड़ाई उनकी थी, ठीक, विक्टोरिया क्रॉस किसी को मिला या ना मिला तो उनकी फौज के हवाले से था। मोटरवे पे आप चकवाल के एग्जिट के पास जाएं तो आपको एक बोर्ड मिलेगा, 3 मील इधर जाएंगे तो सूबेदार खुदादाद खान पहला विक्टोरिया क्रॉस। कोई इनसे पूछे तो सही, वो विक्टोरिया क्रॉस इन्होंने, तब की कोई पाकिस्तानी फौज थी, ठीक, तब की कोई जिहादी फौज थी, कोई सबज कपड़े पहनकर कोई आसमानों से फौज आई थी जिसमें सूबेदार खुदा, बड़े ब्रेव आदमी हो गए, मैं इनकी ब्रेवरी से मैं इनकार नहीं कर रहा, पर आप इनसे पूछे तो सही, तोपे अगर दुर्मियाल में लगी हुई हैं, वो कोई इस्लामी फौज थी जो इस्लामी फतुहात कर रही थी और उसकी वो तोपें वहां लगाई हुई हैं, किसकी? अब मैं क्या कहूँ, आपकी हमारी जो फौज की, एक और मैं सब बताऊं कि मक्खी झील जो थी पीर साहब पगाड़ा की थी, और वहां जमीनें अंग्रेज ने कब्जा कर ली क्योंकि पीर साहब को साथ फांसी हो गई। तो जब पाकिस्तान बना तो ये लोग, यहाँ से मैं समझता हूँ कहानी शुरू होती है, आप उसको ज़्यादा बेहतर बताएंगे, कि जब पाकिस्तान बना तो समझते हमें ज़मीनें वापस मिल जाएंगी, लेकिन वो सारी की सारी ज़मीनें जो थी तो वेटरन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर को दे दी गई। तो देख लें, इसका मतलब यह है कि हमारा तो कोई पाकिस्तान के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, हमारा रिश्ता तो 1857 वाला था सर। और ये साहब पहली जंग अजीम में, ठीक, 6 लाख से जायद हिंदुस्तानी सोल्जर्स, जिसमें से मेजॉरिटी पंजाब में से, यूनाइटेड पंजाब, उन्होंने वो फ्लैंडर्स की फील्ड्स में पहली जंग, वहां पे जाके इराक में 6 लाख से ज्यादा, ठीक, हमारी वो जो थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन थी, उसमें मेरे ख्याल गालिबन 14th इंडियन डिवीजन थी, कौन सी थी, यहाँ जाके वो लड़ रहे हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट बरसगीर में हुआ है कि 3, 4, 5 हजार गोरे सिर्फ आपकी रंगत के, क्योंकि हमारी रंगत तो और है, वो आपकी रंगत की, वो पूरी बरसगीर पे कब्जा। ये आए थे अमरिंदर सिंह जो था ना, ये वो जो पटियाला वाले कैप्टन, तो बातें शुरू हो गई, तो पंजाब मार्च चल रही है, सब हम पता नहीं क्या था। मैं क्या, पता है आपको कि रंजीत सिंह को जिस फौज ने शिकस्त दी थी वो 4-4 फुट के मद्रासी और बंगाली थे, जिन्होंने तुम्हें रगड़ के रख दिया था पूरी की पूरी, वो चेलिया वाला ले गए थे। तो इसका मतलब यह है कि हम ऐसे नाज करते फिरते हैं कहानियों पे अपने। जो आखिरी जंग थी टीपू सुल्तान के खिलाफ, जी हाँ, उसमें गोरे जो थे वो 4000 थे सिर्फ, बिल्कुल, बाकी कोई निजाम हैदराबाद के थे, कोई मराठे थे, वो सारे थे, गोरे जो थे वो 4000, बिल्कुल। बैटल ऑफ प्लासी में भी देख लें कि गोरे कितने थे और बाकी कितने, जो नेटिव रेजिमेंट्स हैं, सही, नेटिव, यही हमारी कमाल। और तभी तो सिकंदर मिर्जा जो है उसका बेटा किताब लिखता है और कहता है कि सिराजुद्दौला गलत था, मेरा बाप मीर जाफर जो था वो बेहतर था, मेरा दादा जो था। तो ये कहानी, ये चीजें को हमारे जेनेटिक खराबी आ रही है हमारी। किसी और मुल्क में उस खानदान से का कोई जानशीन हो, वो सदर ममलिकत किसी और में बन सकता था, सही नहीं बन सकता, बिल्कुल। लेकिन आप बना रहे हैं यहाँ पे। एक मैं चूंकि एफएफ में हम ट्रेनिंग करते थे 3 महीने के लिए, तो उस एफएफ के दौरान एक मुझे पता चला कि सेकंड एफएफ एक पट्टी पहनती है नीली, ये उस बंदे की याद में है जिसने फोर्ट जो था ना उसका, लाल किला, उसके अंदर गर्दन दे दी थी और गर्दन से किला खुल गया था और बादशाह जफर पे कब्जा हो गया था। देखिए आप यहाँ क्या कहें कि यहाँ पे इतने टॉपिक्स ममनुआ हैं कि आप जिक्र नहीं कर सकते। हमारी सारी पलटने जो हैं ये सन 47 की बाद की पलटने, सारे इनके नंबर नाम जो है सन 47 से पहले के हैं, हमें इतना ख्याल भी नहीं आता। अभी तक तो हम बड़े प्राउडली कहते हैं फलाना क्या है जी, प्रोबिन्स हॉर्स है। भाई प्रोबिन्स जो था, कर्नल प्रोबिन चकवाल का रहने वाला था, जेलम का बाशिंदा था, कहाँ था,
वो एक वहां पे हिंदुस्तान में हॉडसन्स हॉर्स है, जी जी हाँ है, वो भी 1857 की उसमें है। और उन्होंने क्या किया, अपने वो बड़े फिगर्स थे, हिस्टोरिकल फिगर्स थे, पर आप देख अच्छा उसके साथ एक सिविल ब्यूरोक्रेसी आई थी। ये पहले सीनियर पार्टनर होते थे, फौज वाले जूनियर पार्टनर थे, ये ऊपर थे गुलाम मोहम्मद और ये वो सारा कुछ। फिर इन्होंने इनको साथ मिला के हमारी पॉलिटिकल एलिट को तबाह किया। फिर बदल आपके ज़माने में इधर बात उस वक्त की सूरत हाल बनना शुरू हो गई थी जब ये टेक ओवर वाला मामला आया था, फौज बराह रास्त आना शुरू हो गई थी। एक किताब है उनकी इशरत हुसैन साहब की, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, आपने भी पढ़ी होगी। मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा, वो कहते हैं कि ये पहले कुछ 30 साल ये ठीक ठाक चलते रहे आपस में, उसके बाद ये 40 साल ये जो नस्ल आई है ज़ियाउल हक ने जो बनाई है, ये तो आपके सामने बनी है। देखिए इसमें और ये सब हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फौज जो यहाँ थी वही फौज हिंदुस्तान में थी, ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ थी वही, बिल्कुल ठीक। तो फौज भी वही, हिंदुस्तान की हमारी ब्यूरोक्रेसी भी वही, वो तो डिवाइड हुई थी, फौज भी डिवाइड हुई, ब्यूरोक्रेसी हमारे हिस्से की हमें मिल गई। तो यहाँ क्यों और हो गया, वहाँ क्यों और हो गया? मेरे ख्याल इसमें रीज़न ये है कि उनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी बहुत मैच्योर थे, वो ज़्यादा स्ट्रांग थी, वो ज़्यादा मैच्योर थी, वो उसका वजूद जो था वो ग्रास रूट्स लेवल पे था। अब मुवाजना करें कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का एज पॉलिटिकल मूवमेंट। नहीं, मुस्लिम लीग तो बहुत लेट पॉलिटिकल पार्टी बनी है ना, 46 के बाद कहीं उसका एक्चुअली इजहार हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि मुस्लिम लीग के अंदर वो लोग आए हैं कि जो इनके इलेक्टोरल कॉलेज गोरे ने बनाए थे, सारे के सारे यूनियनिस्ट पार्टी के लोग थे ना जो बाद में शामिल हुए। बेसिकली तो मुस्लिम लीग वहाँ पर थी। हमारी पॉलिटिकल लीड डिप्टी कमिश्नर ने बनाई हुई थी। उसने चौधरी निसार अली खान के दादे को बनाया हुआ था, उसने महमूद कुरैशी के परदादा को बनाया हुआ था, उनमें अकबर बुगटी के दादे को। ये सारे के सारे लोग जो थे ये अलाउंस पे चलने वाले लोग थे, जिनके एक बेटे को उन्होंने ऑनररी कैप्टन बनाया होता था, एक को उन्होंने ऑनररी मजिस्ट्रेट बनाया। देखिए बट जो आयरनी है, आयरनी ये है कि जिनको हम कहते हैं अंग्रेज़ों के परवरदा और यूनियनिस्ट पार्टी, और यूनियनिस्ट पार्टी को हम एक तकरीबन एक गाली के तौर पे कि ये यूनियनिस्ट था, जी, खुद अटवाना और माना वगैरह थे, और फिर मुस्लिम लीग के साथ करें, आज के तनाजुर में देखें और उनकी तब की बातें सुने तो यूनियनिस्ट जो हैं हमारी मुस्लिम लीग से कहीं आगे मैच्योर लगते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जिस खजर यहाँ टिवाना को हम गाली देते थे कि ये अंग्रेज़ का है, ये पिट्ठू है, वो जो कहता था कि आपको पता नहीं है कि ये पंजाब डिवाइड हो जाएगा। हमारे सारे स्ट्रगल में इसका हमें इदराक था ही नहीं कि पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया वुड ऑल्सो मीन द पार्टीशन ऑफ द पंजाब। ठीक। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जो हमने यहाँ पे जिस किस्म की 46 की इलेक्शन कैंपेन हमने यहाँ पे चलाई थी, जिसमें मुस्लिम लीग को मैंडेट मिला था, हमारा रेटरिक क्या था, हमारा लैंग्वेज क्या थी, ये जो सारा इस्लाम वाली चीज़ जो पाकिस्तान में आती है, इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रेस करते हैं कि जिस किस्म की 46 की कैंपेन चली थी जी, वो मुस्लिम लीग, ये लकीर है, मुस्लिम लीग लकीर है, ये है फलाना है, ये है मुसलमान है तो मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, मुस्लिम लीग में आ, तरह तरह के जो ऐसे स्लोगन्स थे, जो कम्यूनल एटमॉस्फेयर बना, ठीक, वो हमारा डिमांड से बना, हमारी सियासत से बना, 46 की कैंपेन से बना। अलीगढ़ वालों ने आके जो 46 में की कैंपेन में जो हिस्सा डाला, और फिर इलेक्शन के बाद सबसे बड़ी पार्टी पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग थी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो फिर कैंपेन शुरू हुई खजर टिवाना के खिलाफ। 6 घंटे कैंपेन टोटल, और उस कैंपेन में जो हमने फिर जो इस्तेमाल किया, हमने वो सब कुछ किया। ताज़ा खबर आई है और खिजर साड़ा पाई है, वो बाद की बात है, लेकिन वो जिस किस्म की कैंपेन चलाई थी और जिस किस्म का डिमांड ऑफ पाकिस्तान हो रहा था, वो मास्टर तारा सिंह ने जो पंजाब असेंबली में वो जो लहराई थी किरपान करेगा खालसा वाली, वो उस कॉन्टेक्स्ट में थी कि तुम अगर ये करोगे तो हम फिर ये करेंगे। अच्छा, ये तो वो तारीख ऐसी है कि जिसकी, लेकिन सूरत हाल ये है
कि एक फिर हमने पॉलिटिकल एलीट बनाना शुरू की यहाँ पर, ख़ास तौर पे अयूब खान के कन्वेंशन लीग से काम शुरू हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग एक माँ है जिसने हर पार्टी पैदा की है, उसी के अंदर से सब निकले। इस एलीट को आप कैसा समझते हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहला उसका, देखिए वो तो देखिए ना, अयूब खान ने ये किया था कि जो पुरानी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, एब्दो के जरिए और बाकी के जरिए और मार्शल लॉ के जरिए, उस सारे को एलिमिनेट कर दिया। उनमें से बहुत कम बचे थे। ये जो इन्होंने कॉन्स्ट्रक्ट बनाया था वो तो बिल्कुल आर्टिफिशियल था। हर हलके में वो बीडी मेंबर आप इलेक्ट कर रहे हैं। हमारे चकवाल तहसील में जो एमएनए बनता था, वोट कास्ट करने वाले 230 आदमी। बिल्कुल ठीक। अब 230 आदमी उस ज़माने में, जब ब्यूरोक्रेसी बड़ी पावरफुल थी, जब थाने का रोब बहुत ज़्यादा था आज की निस्बत, गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब अमीर मोहम्मद खान, नवाब अफकालाबाद थे, तो बेचारे वो 230 आदमी का, वो तो आपने बिल्कुल एक आर्टिफिशियल चीज़ बना दी। इसीलिए तो फातिमा जिन्ना हारी बहुत बुरी तरह ना, उसका इधर उन्होंने बुला लिया अमीर मोहम्मद खान ने सबको गवर्नर उसमें। हालांकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, हाँ, तो पता नहीं उसका वो क्या हशर हो जाता। उसमें एक अवेकनिंग हुई थी, मैंने वो एक्सपीरियंस किया था। हम बहुत नौजवान थे। जिस तरीके से हबीब जालिब का वो जो बन जी, वो मैंने बचपन में सुना हुआ, जो उनकी वो जो नज़म सुनाया करते साथ आते थे, वो एक उनकी उस वक्त पर्सनैलिटी पर सोना भी बड़ा रोमांटिक किस्म का था, बाल ऐसे और वो है, और फिर उनकी आवाज़ और क्या उसका वो था, लेकिन उन्होंने तहस नहस कर दिया। लेकिन मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा, जो तबाहकुन चीज़ हुई जिसने बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया, वो 1965 की जंग थी। वो तो कमाल है ना, वो तो जिस तरह अयूब खान ने कहा कि मुझे फंसाया इन लोगों ने मिल मिला के, जो आपकी एक्सपेंशन ऑफ द डिफेंस सर्विसेज जो आज आप देखते हैं, जो आपके तल्लुकात हिंदुस्तान के साथ हैं, ये 47 की वजह से नहीं है, 65 ये 65 की वजह से है। फिल्में लगती थी यहाँ पर, सब कुछ हमने ये राज कपूर और दिलीप कुमार की फिल्में यहाँ देखी हैं, तो पाकिस्तानी फिल्मों में लता मंगेशकर के गाने होते थे, आना जाना बड़ा आसान था, मुशायरे होते थे, अखबारात मिलती थी, प्रॉपर्टीज, ये एनिमी प्रॉपर्टीज 65 के बाद ये बनी है। ये जो आपके फ्लैशमैन्स और ये है, इनकी वो ओनरशिप और थी, इन सारों की वो सारा, ये गंगाराम ट्रस्ट का पैसा आता था वहाँ इंडिया से। ये सारा जो तब्दील हुई, और वो फील्ड मार्शल, देखिए फील्ड मार्शल को एक साइकोलॉजिकल सेटबैक हुई थी मादरे मिल्लत की इलेक्शन से, जितवा तो उसने कुछ करना तो था। उस जमाने के फॉर्म 47 वाले फील्ड मार्शल वो थे, ठीक, वो भी फॉर्म 47 वाला उनके साथ वो हुआ था। लेकिन साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होता है, आप जो मर्जी फॉर्म आप भरते रहें, उसका आपको दिल का पता चलता है कि मैं दिल आपकी वो गवाही देता है। 60 और 64 की उसके बाद एक हमने छोटी सी जंग लड़ी, रान ऑफ कच्छ में। जी, छोटी सी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हमारे लोगों ने कहा क्या बात है, हम जीत गए हैं। और तब जो यहाँ पे अफसाना पाकिस्तानी मानते थे वो ये था कि एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर हैं। तो ये भुट्टो साहब वगैरह ने कहा कि ये मौका है जंग करने का, नहीं तो फिर एडवांटेज ओवर टाइम इंडिया को चला जाए। 1000 साल तक नारा लगा जंग करने का। उन्होंने वो कश्मीर में वो शुरू कर दिया, सही। और करते करते जिब्राल्टर हुआ। जिब्राल्टर जब वो नहीं हुए, हिंदुस्तानियों ने, बल्कि वो तो मशहूर अब तो हो गया, वो जो 1 सितंबर को कश्मीर में हो रहा था, अब जो कमांड बदली गई है, जब याह्या खान को भेजा गया है, उसकी आज तक एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सका। क्यों, किसी से आप पूछ लें कि वो श्रीनगर तक पहुंच रहे थे और उसको 3 दिन रोका गया। सर वो श्रीनगर ना भी पहुंचते, पर वो अखनूर में बिल्कुल सामने था, इंडियन डिफेंसेस वहां तैयार नहीं थी। आप एक अनाउंस करते हैं जंग के बीच में कि जी वो चेंज ऑफ कमांड हो गई है बाराडिव की, जनरल याह्या खान, और जनरल याह्या खान ने भी अपना फिर टाइम लिया, 3 दिन बैठा रहा जहाँ, वो टाइम लिया वहाँ, तब तक उन्होंने डिफेंसेस वगैरह अपनी वो बना ली थी। आज तक इस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, कोई नहीं दे सकता। और पूरी कौम अब तो तराने तो बजा रही है सब कुछ। ये जो 65 के बाद 69 और 70, वो तो आपने बहुत होश से देखा होगा, आप मेरे ख्याल उस फौज में होंगे।
एक गद्दार, अगरतला साजिश केस, मूवमेंट चलती है उसके खिलाफ, सब कुछ होती है अयूब खान के, गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, उसी गद्दार को प्रेसिडेंट हाउस के दरवाजे पर रिसीव किया जाता है, अगरतला केस विड्रॉ किया जाता है, अयूब खान को पिस्तौल रख के कहा जाता है कि खबरदार हीरो बनने की कोशिश मत करो, ये 1.5 सफ़े का खिताब करो और जाओ। और फिर जो उसके साथ किया जाता है मशरक़ी पाकिस्तान में उस शख्स के साथ जिसने 160 वोट सीटें ली थी 162 से। लेकिन जो बात है और ये साहब की मुमासलत उस ज़माने की और आज की भी आपको मिलेगी। जब ये सब कुछ मशरक़ी पाकिस्तान में हो रहा था, कैंपेन हुई, इलेक्शंस हुए, फिर जो आर्मी क्रैकडाउन हुआ, यहाँ पे ऐसे था मगरबी पाकिस्तान में जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। नहीं सर, हम तो बल्कि खुश थे। यहाँ 3 लोगों ने जुलूस निकाला था। एक तायरा मज़हर अली खान होती थी, आपको याद होगा, एक हुसैन नकी थे और एक गुलाम जलानी शायद होंगे, एक और। आप अंदाज़ा करें कि पंजाब की डेविस रोड के ऊपर पंजाब हम खड़े हो गए थे और उनके मुंह पे थूका था लोगों ने कि तुम। तो ये कैफियत थी। आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं लाहौर में, हमें क्या पता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता। हमें पता है कि सही सूरत हाल हमें KPK की पता है? नहीं पता। ये जो कल परसों जज साहब जो अगवा हुए थे, कुछ हमें पता है कि किस डील के तहत रिहा हुए, डिमांड्स क्या थे पूरी की नहीं, कुछ हमें पता है। सो तब भी मैं तब कप्तान था और मेरी यहाँ पे तैनाती थी। एक साइफन जगह है रिवर रावी के ऊपर, ठीक, लाहौर के करीब वो था। मैं अपना जो सरकारी वायरलेस सेट था होता, उस पे मैं BBC की खबरें सुनता था। तो मैंने वो सुना कि जिसोर, अभी ढाका फॉल नहीं हुआ, जिसोर फॉल हो गया है। तो मैं बॉर्डर पे होता था और हमारा हेडक्वार्टर यहाँ रावी जो पुल है लाहौर का, यहाँ पे था होता हमारा रेजिमेंटल हेडक्वार्टर। मैंने आके कहा, हमारा एडजुटेंट था, वो भी कप्तान था, बाद में मेजर जनरल हो गया। तो मैंने कहा जिसोर हैज़ फॉलन, और ये साहब आप यकीन करें वो उठ के मेरा गला पकड़ने लगा था, मेरा गरेबान पकड़ने लगा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। 2 दिन बाद ढाका फॉल हो रहा है। मतलब एडजुटेंट ऑफ द रेजिमेंट को मैं कह रहा हूं कि भाई जिसोर हैज फॉलन, जिसोर हैज सरेंडर्ड। कहता है क्या बकवास कर रहे हो। इतने हम रियलिटी से कटे हुए लोग आजकल भी ऐसे आजकल है। हम जो है कई चीज़ें हमें पता है, हम ज़बान पर नहीं ला सकते। हमें इस चीज़ का डर है, हमें डालों का डर है। मैं टीवी प्रोग्राम करता था तो डाले का लफ्ज़ बैन था, डाले का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता था। हम तो उस डाले में गए हैं सर। तो गए आप गए, पर मैं कभी डाले का लफ्ज़ किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो गया है। ठक 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 प्रोग्राम वहाँ से वो जो काट देते थे, फिर वो आके प्रोड्यूसर कहता था और देखें जी जब हम काटते हैं तो रेटिंग यहाँ चली जाती है। मैंने कहा मैं डाला से कहना था, उस कॉन्टेक्स्ट में कहना था मैंने। तो ये तो 2004 से बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का रवाज शुरू हुआ है। उससे पहले बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज थी, लेकिन ये मिसिंग पर्सनस हम सुनते थे कि चिली में होते हैं, रुवांडा में होते हैं, किसी और जगह। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन नहीं थे। एटलीस्ट ये पता था फलां कुली कैंप में होता है और उसको देख लें। 2004 से पाकिस्तान में इस खित्ते में जहाँ मैं और आप रहते हैं, मैं तो वहाँ था, किसी को नहीं पता कि वहाँ क्या बीत रही है। मैं पिछली ईद पे वहाँ गया था। मेरा एक 40 साल पुराना दोस्त, हम दोनों यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ाते थे, उसने मुझे कहा क्या हाल है, और ये मकबूल जान पाकिस्तानी, हालांकि मेरा ख़ानदान काफ़ी सारा वहाँ है। मैंने कहा तुम पाकिस्तानी नहीं हो? कहते 8 साल से मेरा बेटा लापता है, तुम मुझे उसकी सिर्फ लाश ला दो, मैं पाकिस्तान पे मुसल्लत का झंडा लगाऊंगा अपने घर के ऊपर। और ये एक घर की कहानी नहीं है। देखिए, ये जो मिसिंग पर्सन वाली बात है, ये जो हम कहते हैं कि आइन है और कानून है और फलाना है, तो मिसिंग पर्सन्स कहाँ से हो जाते हैं? कराची में ऐसे होता रहा पहले, बलूचिस्तान में हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान का तो ये एजाज़ था मिसिंग पर्सन्स का। ये जो अब हालिया जो महीने यहाँ पे
पहले हमें पता था होता कि अगर कोई आदमी उठाया गया है तो किसी थाने में होगा, तो इस थाने में नहीं तो उसमें हम पता कर लेंगे। अब ये जो दौरान इलेक्शन कैंपेन और उससे पहले वो जो एक पीरियड गुजरा था इलेक्शन कैंपेन और उससे पहले उठा लिए गए हैं, तो पता नहीं है कि सनम जावेद है कहाँ पे। वो हमजा, वो आलिया हमजा जो है वो थाने में है। खवातीन का तो सर तस्वर नहीं था ना उठाना। आम भी जुलूसों के अंदर भी खवातीन को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, यार इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो ये जो नई रवायात पैदा हो गई हैं, ये तो चिली वगैरह में हुआ करता। जी चिली अभी सुनते थे, अर्जेंटीना में अर्जेंटीना में था, या अफ्रीका के बेचारे गरीब मुल्क, जब वहां पे एक खास हुकूमत आई थी यूनान में। जी जी हाँ, वहां भी हुआ वो था, निकारागुआ में हुआ था उस जगह। उस जमाने में होता था, खास करके लैटिन अमेरिका में हम कहते थे कि ये हुआ है, ये जो हमने यहाँ पे रवायत। पर इससे देखिए ना, मैं कहता हूं अगर आप कुछ हासिल कर रहे हैं किसी चीज से तो फिर ठीक है। हाँ, अगर यही मेथड्स से आपने ये कुछ हासिल करना है तो ठीक है, जस्टिफाइड। हम क्या हासिल कर रहे हैं कुछ? सर हमने 75-76 साल में इस मुल्क का बना क्या दिया है? तबाह कर। अब तो हालत ये है कि बेहतरीन इकोनॉमिस्ट वो है कि जो 5 लाख कर्जे में से 6 लाख कर्ज और ले आए, 1 लाख का साल गुजारा कराए, 5 लाख की किस्त अदा कर। और ये साहब पैमाना एक काबिलियत अब ये है कि फलाने शख्स को आप लगाएंगे तो वो लोन बेहतर ला सकेगा। काबिलियत का पैमाना ये हो गया है कि IMF से और वो ज्यादा जल्दी वो सारा कुछ वो हो जाएगा। आजकल ये चीज हो गई है। अच्छा, एक्सपेंडिचर कहीं कट नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ जब हम नौकरी करते थे तो असिस्टेंट कमिश्नर के पास गाड़ी नहीं होती थी, उसके कमरे में AC नहीं होता था, DC के कमरे में AC नहीं होता था, एक इमाम की कुर्सियाँ होती। फौज का जो मेजर होता था ना जी, उसके पास भी किस्त वाली मोटरसाइकिल होती थी, वरना नहीं। कर्नल के पास जीप होती थी। ये जो एफ्लुएंस आई है इस दोनों सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और इसके अंदर, इसको कोई चेक करने का कोई तरीका है? ये पॉलिटिकल लीड में भी आई है, आई है। ये तो देखिए आपका सारा जो है इथॉस चेंज हो गया है। आप तो ये कह रहे हैं ना मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल उस जमाने में इतने नहीं होते थे। अच्छे भले रैंक के अफसर जब मैं था साइकिलों पे आए जाया करते थे और वो बुरा नहीं माना जाता था। और हर कैंटोनमेंट में गिनी चुनी गाड़ियाँ होती थी। ये वाली बात तो थी नहीं। ठीक, ये तो आपकी ज्यादातर जो आई है, एक तो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ जी, और उसमें आपकी जो जिहादी यारी वो अमेरिका से बनी, वो जिहादी यारी से पहली बार वो इतने डॉलर आने लग पड़े। कुछ आप हमारे लोग वो गए सऊदी अरब गए तो आधी तनख्वाह उनको मिलती थी, आधी कॉन्वेंट जो थी अभी भी लेते थे, वो ज्यादा पैमाने पे तब गए थे, तब ये पैसा शैसा आने लग पड़ा है। सब मैंने जब मैं PMA में था, मैं एक दफ़ा हमारे साथ कैडेट थे, उनके वालिद तब DMI थे, डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस, और तब वो ब्रिगेडियर थे, जनरल नहीं थे। तो मैं उनके घर आया था। उस ज़माने में ये फैशन तो होता है, या पिंडी कैंटोनमेंट में, पिंडी सदर में जो यहाँ पे हैं, वो पुराने अंग्रेज़ों के बैरक्स थे होते, उसमें घर शर होते थे, एक आध कालीन तो होता, और वो ग्रुंडिग का एक वो होता था जी, वो रेडियो और वो स्टैंड के साथ जिससे आप रिकॉर्ड वो करते थे, वो एक मार्क था होता स्टेटस का जी, यार ग्रुंडिग जर्मन था उसके पास। पर ये जो आजकल की लशपश है, ये तो थी ही नहीं, बिल्कुल। ये सारा एफ्लुएंस हो गया है। हाँ। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। बिल्कुल। ज़ियाउल हक के ज़माने में MPA फंड शुरू हुआ है, और उसके बाद यानी करप्शन का आगाज। भुट्टो के दौर का वजीर हो, कुछ भी हो, ईमानदारी ठीक, कम से कम जो भी कह दें आपको, जिस घर से कौसर न्याजी निकला उसी घर में वापस आया है, जिस घर से कार निकला उसी घर से। ये जो MPA फंड आया है, आपने तो उसको विटनेस किया होगा, किस लेवल की करप्शन आई है। सर सिर्फ MPA फंड बड़ा छोटा सा होता है। जी बड़ा आप वो छोटा सा करते हैं,
एक पर ये मैं की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। मेरी कोई जानने वाली खवातीन थी जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, लाहौर से उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से मुझसे पूछा कि ये जो आपको मिलता है फंड, इसमें से आप खुद कितना रखते हैं? मैंने कहा जी क्या आप बात कर रही हैं? तो उन्होंने संजीदगी से कहा नहीं, आप हमें दे दें तो हम आपको इतने फीसद दे देंगे। आज ऐसे हुआ है पूरे, तो बहुत बहुत हुआ है। एक कोई साहब पता नहीं यहाँ लकी मरवत के थे या क्या थे, तो पता नहीं कितने एमपीए वगैरह जो थे वो अपने फंड उनको दे देते। पंजाब से लोग वहां लेके जाते वहां लेके वो पता नहीं मशहूर कौन हस्ती है, उसका कभी आप इंटरव्यू करेंगे कौमी तरक्की में आपका ये बाकायदा महकमे जो थे ना, वो बाकायदा चॉइस वाले महकमे, लोकल गवर्नमेंट जो है वो 25% कमीशन देता है और CNW जो है ये 15% देता है। जो ज़िया-उल हक दौर में जो हुई थी बात, ये तो बहुत छोटे पैमाने पे, जब इन्होंने खास खानदानों को पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए प्रमोट किया, वो जो खानदान थे उनका इस किस्म का बैकग्राउंड था कि वो फैक्ट्रियां वगैरह लगाने लग पड़े। आप मेरा इशारा। बल्कि मैं और बताता हूँ सर, हाँ जी, जिस वक्त ये हुआ है ना, ये जो नेशनलाइजेशन हुई है, तो ज़िया-उल हक ने सिर्फ 3 जो फैक्ट्रीज थी वो बग़ैर किसी के मुफ्त दी थी। एक इत्तेफाक, एक मुल्तान की मिल और एक मर्दान की मिल, बाकी सब जो थी वो ऑक्शन हुई थी। पर वो तो एक मिल थी जो वापस की थी, इत्तेफाक वापस, साथ कर्जा पैसे भी दिए थे, फिर वो पैसे भी लिए, जुर्माना, फिर वो एक लाइन बनती गई। फिर उस ज़माने में एक ट्रेडिशन बन गया कि आप बैंकों के पास जाते थे और आपको सियासी बुनियादों पे लोन मिलते थे, और फिर आपकी चौधराहट इस बात से ज़ाहिर होती थी कि आपने लोन वापस नहीं किया। लोन आप वापस करते थे तो लगता था कि ये बड़े कमज़ोर आदमी हैं जो ऐसे कर रहे हैं। वो एक मेयार का एक पैमाना था कि लोन लिया हुआ है और वापस नहीं आपने किया, और फिर राइट ऑफ भी होते थे। राइट ऑफ हुए बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो बैंक की मैं समरी कभी पढ़ता था तो हैरान होता कि ये लोन इतना ऐसा हो गया हुआ है कि ये अब इस काबिल ही नहीं रह गया कि बैंक की इसकी सेहत में कोई इजाफा करे। राइट ऑफ हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है। मुशर्रफ जब आए थे तो यही हुआ था। कई खानदान थे जिनके लोन्स थे, तो पहले जब उनके साथ मतलब रिकंसिलिएशन की बुनियाद क्या हो रही है, पहली शर्त ये कि वो लोन हमारे राइट ऑफ आप करें, तो ये फिर वो कल्चर बन गया। फिर ये जो शादी हो गई पैसे और सियासत की, इस पैमाने में, और ऐसा भी पहले नहीं था। वो जो इतना वो जो गठजोड़ हो गया और करते करते इसमें सब कुछ शामिल हो गया, तो ये तो पाकिस्तान बिल्कुल और है। 71 में ISI के सरबराह थे ब्रिगेडियर गुलाम जिलानी, ब्रिगेडियर होता था, और MI के थे ब्रिगेडियर इकबाल, आपको याद होगा जो वहाँ वाले थे, अपना गवर्नर लगे, तो दोनों गवर्नर। ये जो आया है इन्फ्लुएंस, देखें क्रूसेड्स हुई हैं वहाँ पर, 11 साल चलती रहीं, 11 क्रूसेड्स हुई हैं, उसमें उनका मौलवी जो था उसने पैसा कमाया। हालत ये हो गई थी कि चर्च का जो सरबराह था उसने फ्रेंच वो जो थी ना फिefdom वो ख़त्म कर दी। अब वो बन गए थे, ऊपर आ गए थे, क्योंकि उनकी ज़मीनें ज़्यादा हो गई थी, जहाज से पैसा मिला था। हमारे यहाँ भी ये हुआ कि हमारा आम जो नंबरदार होता था उसकी जगह अब जर्नैल की ज़मीन ज़्यादा हो गई, अब वो नंबरदार हो गया, अब 12.5 एकड़ थे। ये जो जहादी पैसा आया है, मैं और आप इसके विटनेस हैं, इसने जो इस मुल्क की हालात को बदले हैं, सब बिल्कुल आया था। देखिए, अच्छा उन्होंने तो ठीक कर लिया, उन्होंने तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ठीक कर लिया, हमारे यहाँ कब आएगा? पता नहीं यहाँ पे आता है या नहीं आता। देखिए 70 ये जो अफगानिस्तान के हालात ख़राब होने शुरू हुए, जी 70 जब पहली दफ़ा आए थे ना नसीरुल्लाह बाबर के पास, वो जो नहीं, वो तो बहुत बात की बात है। नहीं, हाँ नहीं, पहले वो आ चुके थे, पर वो हमने ये हिकमत यार वगैरह रखा हुआ, वो तो बहुत छोटे छोटे वजीफे हम उनको देते थे। ये मेजर थे ना नसीरुल्लाह बाबर जो थे। जब जो पता नहीं नजरे बद जो अफगानिस्तान को लगी 79 में, 79 दिसंबर में, नहीं सो वो बात की बात। अच्छा 78 में जब सरदार दाऊद का तख्ता कत्ल हुआ, जब वो, और जब नूर मोहम्मद तहकई आया,
अमेरिका को अब तक कोई पता नहीं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हमने यहाँ पे ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट आ गया, कम्युनिस्ट आ मुनकरे गए, खुदा आ गए। इस्लाम ये है। हमने तकरीबन अफगानों को एनकरेज किया कि आओ पाकिस्तान जो है इस्लाम। यहाँ पे जो ज़िया-उल-हक की जो हालत थी, एक तो भुट्टो का केस चल रहा था, सियासी तौर पे वो उनके लिए प्रॉब्लम थी, ख़जाना बिल्कुल खाली था, आपके पास हमारे पास कोई पैसा नहीं था। उस ज़माने में रियासत पाकिस्तान को सेठ आबिद से कर्जा लेना पड़ा था। सेठ आबिद से रियासत पाकिस्तान 100 इस किस्म की वो थी। ये जो हदूद ऑर्डिनेंस है 79 वाला, ये जो 79 वाला है, जो हमारी जान नहीं छोड़ रहा, ये सऊदी अरब को खुश करने के लिए किया गया। उन्होंने उलमा आए थे, मैं तो उन सारों को जानते कि कुछ जानता हूँ जो वहां से आके जिन्होंने ड्राफ्ट किया कि हमें कुछ चीज मिलेगी। लेकिन जब ये बाकायदा रूस का हमला हुआ, फिर तो हमारी चांदी होगी ना, फिर चांदी हो गई। फिर जो पहले कार्टर ने हमें $400 मिलियन इसको पीनट कहा था उसने। पीनट्स है जाए, वो कार्टर की भी छुट्टी हो गई, रोनाल्ड रेगन आ गया, फिर वो आते गए। और फिर यहाँ पे ऐसे लगता था कि इतना बड़ा मुदब्बर और स्टेट्समैन पूरे वर्ल्ड स्टेज पे कोई है ही नहीं, जिसको पराया समझते थे बिकॉज ऑफ वो भुट्टो साहब की हैंगिंग की वजह से। वो एक आ रहे हैं और एक लाइन लगी हुई, जैसे 2001 के बाद यहाँ लाइन लग गई थी मुशर्रफ साहब को मिलने के लिए। कोई वेस्टर्न फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो अपने काम को मुकम्मल नहीं समझता था जब तक कि वो पाकिस्तान का दौरा ना करे और जनरल मुशर्रफ से ना मिले। ठीक। और हम समझते थे कि ब्लू आइड बॉय उनका, हम कहते थे कि देखे जी क्या अहमियत है पाकिस्तान की। शाह ईरान अपनी उस एक इंटरव्यू में कहता है कि बलूचिस्तान में जिस वक्त मैंगल की हुकूमत बनी थी और वहाँ पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ बलूचिस्तान की इंसर्जेंसीज मेरे यहाँ शुरू हो जाएगी, तो आई सेड कि यहाँ पर एक्शन किया जाए, भुट्टो को कहा। और हमने शाह ईरान के कहने के ऊपर 4 साल बलोचों का कत्लेआम किया। देखिए, हम कहते हैं और कई लिहाज से सही भी है कि भुट्टो साहब बड़े ज़हीन थे, ये थे वो थे, जो कि बिल्कुल थे। भुट्टो साहब का तो इंटरेस्ट होना चाहिए था कि तब के जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियंस थे और प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज थीं, इनमें नैप थी, नेशनल अवामी पार्टी, और जो बलोच सरदार थे, इनका अलायंस इनके साथ होना चाहिए था। इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ की बात थी कि अगर नैप और JUI की हुकूमतें फ्रंटियर और बलूचिस्तान में रहती तो इनका तहफ़्फ़ुज़ था। इन्होंने अपने आप को नहत्ता कर लिया। जी बिल्कुल नहत्ता किया। और वहाँ पे जो हमने क्योंकि आपने शायद मुलाकात हो भुट्टो साहब से, आपकी कोई पर्सनैलिटी का भी मसला था। नवाब अकबर बुगटी को हम कहते हैं कि आप अपने ट्राइबलिज्म से बाहर नहीं निकले, तो वो कहते थे कि भुट्टो जिस तरह फ्यूडलिज्म से बाहर निकल सका, मैं ट्राइबलिज्म से नहीं निकल सका। ये वैसे प्रॉब्लम था उनका। हम तब छोटे थे, एक आध दफ़ा मुलाकात हुई क्योंकि मेरे वालिद साहब MNA थे वहाँ पे, और उनकी वफ़ात पे वो आए थे, हमारे गाँव आए थे। लेकिन भुट्टो साहब में ये जो थी कि वो ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं, तनकीद बर्दाश्त, हमारा माइंडसेट है, तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब एक कोई गुमनाम रसाले में कोई मजमून छप गया है, तो जब तक उसकी जान नहीं ली तो आपको चैन नहीं आ रहा। ये कोई अजीब सी बात है। मैंने वाहिद बंदा था कि जिसके ज़माने के अंदर लेफ्ट राइट दोनों लिखने वाले अंदर थे। सलाउद्दीन भी अंदर था और हुसैन नकी भी अंदर था। अब ये भाई, हुसैन नकी साहब को अंदर करने से आप क्या ले रहे हैं? और आप जैसे आदमी हबीब जालिब को अंदर कर रहे हैं, गद्दारी का मुकदमा। ये कैसी बात है? उस्ताद दामन को आप कर रहे हैं। उस्ताद दामन पे ग्रेनेड डाला गया। ठीक है, डाला, मुझे पता है। तो दामन साहब से, उस्ताद साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा जी मेरे हुजरे का दरवाजा छोटा था, बड़ा होता तो टैंक डाल देते मुझे। सही कर। तो ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो हमारे इन लोगों को, भुट्टो साहब को तो सोचना चाहिए था कि यार वो जालिब पे मैं हाथ डाल रहा हूँ, या उस्ताद दामन पे कर रहा हूँ, या वो जो बलोच सरदारों से मैं झगड़ा। बलोच सरदारों से बेसिकली प्रॉब्लम क्या था? पर्सनैलिटी क्लैश था। वो जब बैठते थे, मतलब सरदार नवाब खैर बख्श वो किसी से कम था। नवाब अकबर बुगटी, अताउल्लाह मैंगल, गौस पसंजो, बड़े नाम थे सर। इवन वली खान बात बड़े नाम से था। वली खान को ये बर्दाश्त नहीं करते थे। 10, 11, 12 मेंबरान की अपोजिशन थी कौमी असेंबली में, वो तकरीरें करते थे
वो अहमद रजा थोड़ी फप्तियां कस देता था। वो एक डॉक्टर नजीर बेचारा वो DI खान में उसको क्लिनिक में मार दिया। और ये FSF का बनाना, हाँ, जो महमूद मसूद को वहां पे उसका करना कि आपने ठीक करना है, ये करना। देखे ना कैसे फिर जाके वो चीज लंबी वो जाके और उसका भुगतान हमने भुगता कि 77 की मूवमेंट आई और ज़ियाउल हक आ गया और फिर हम फंस गए। और ये साहब, ये जो पाकिस्तान है, ये जिन्ना साहब का पाकिस्तान नहीं है, ये ज़ियाउल हक का है। आज की खबर ये है कि 503 अरब जो है ये हमारा नेट रेवेन्यू है NFC निकाल के इस साल, और 506 हमारी डेट सर्विसिंग की किस्त है। तो हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, नहीं हो चुके, कर रहे हैं। ये सर, ये जो कैफियत है, ये जो इस वक्त, यानी मैं कई दफ़ा अपने जितने भी मेहमानों से कहता हूँ कि एक्वाडोर का एक राल्फ कोरिया प्राइम मिनिस्टर आ गया था, तो उसने एक तंजीम बनी हुई है ब्रसल्स में, कमेटी फॉर द एबोल्यूशन ऑफ इलीजिटमेट डेट। वो डेफिनेशन करते हैं कि द डेट विच हैज़ बिन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज़ इलीजिटमेट। और उन्होंने उसकी बुनियाद पर डेट ऑडिट किया, कोई 74 लाख फाइलें देखी, एंड दे रिफ्यूज़ टू पे द डेट। और उन्होंने वहाँ से अपने वॉल स्ट्रीट से अपने बॉन्ड भी निकलवा लिए, और फिर दुनिया ने माना उसको। एटमी ताकत नहीं थी। हमारा सारा डेट जो है सर, ये बाहर पड़ा हुआ है, या सरे पैलेस में पड़ा हुआ है, या एवन फील्ड में पड़ा हुआ है, या बाकी चीज़ों में पड़ा हुआ है। ये जो अब लॉन्ड्रिंग हुई है इन सारों की इस 1-1.5 साल के अंदर, तो सब जो हमारी रूलिंग क्लास है जिस किस्म की, जिसके सारे यहाँ वहाँ पे पड़े हैं, वो ऐसे क्यों अमेरिका को क्यों नाराज़ कर नहीं करेंगे। बिल्कुल ये बात नहीं कि पाकिस्तान नाराज़ करता है, ये नहीं करता। बात तो वो है कि जो फैसला साज कौन है, जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, उनके सारे वहाँ पे। एक मैं आपको मिसाल, जो हमारे हम जब PTCL बेची थी, हाँ, उसको इत्तसालात को 800 मिलियन डॉलर अब तक नहीं अभी नहीं मिले, पैसे नहीं मिले। किसी की यहाँ पे हिम्मत है कि UAE की गवर्नमेंट को कहें इसहाक डार का घर वहाँ पे, मुशर्रफ के साथ नहीं, प्लाजे में, अच्छा, सारों की जायदादें, मुशर्रफ का वहाँ है, जरदारी का वहाँ है, वो जो रूलर ऑफ दुबई है प्रिंस मोहम्मद, किसी की हिम्मत है कि आंखों में उससे कोई बात कर सके कि यार वो हमारे 800 मिलियन तो आप दे दो। ये और वो कमा भी रहे हैं पाकिस्तान से, सब कुछ है। किसकी यहाँ पे है, जिस किस्म के हमारे लोग हैं। ये ईरान गैस पाइपलाइन क्यों नहीं बन रही? बुनियाद तो यही है बस कि अमेरिका को हम नहीं कर सकते, अमेरिका को हम नहीं कर सकते। हम तो पाकिस्तान का तो ये है, हमें जो एक्सपीरियंस है, जिस किस्म के सैंक्शंस वगैरह के तजर्बे से ईरान गुजरा है, हमें तो इस किस्म की कोई थेरेपी चाहिए ताकि हम बतौर नेशन एक दफा वो करें। ठीक है भाई, आपका एक तबका जो है जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से नीचे, वो तो बेचारा जान जोखों से वो गुजर रहा है ना जी, उसे आप और तकलीफ क्या दे सकते हैं? तो ये तो डिफॉल्ट के बारे में एक थ्योरी ये है कि डिफॉल्ट सिर्फ हायर अप को इफेक्ट करता है। आम आदमी तो, आपके गांव में जो है वो तो सस्टेनेबल है, उनके सारी अब सब कुछ, वो तो एक उसने 1 किलो, अब 1 बोरी गंदम लेना है और उससे उसने जूते भी ले लेने हैं, सब कुछ ले लेना। सर डिफॉल्ट का इफेक्ट होता है, ये हमें नहीं हमें कहना चाहिए कि नहीं होता, लेकिन जो रेवोल्यूशंस हुई है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने फॉरेन डेट एकदम कैंसिल कर, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम करेंगे, वो कर सकते। क्यूबा ने जब फिडेल कास्ट्रो आया, कर लो, उसने कहा अमेरिकन लेते रहे, पे हम करें, वो करके, और उन्होंने तमाम अमेरिकन जो वहाँ पे एसेट्स थे उनको रातों रात एक्सप्रोप्रिएट कर दिया। ठीक, बिल्कुल ठीक। जो अमेरिकन माफिया था उसका जो बहुत बड़ी प्रेजेंस थी वो क्यूबा और हवाना में थी, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, सारी वहाँ की बात थी, और बड़े पावरफुल थे। अमेरिकन माफिया बहुत पावरफुल। अभी भी ग्वांतानामो बे रखा हुआ छोटा सा, उसमें क्यूबन रेवोल्यूशन एक रात लगी थी। बिल्कुल ठीक। जब फिडेल कास्ट्रो की फोर्सेस हवाना के करीब थी, वो सारी माफिया ने जहाज पकड़े, चली गई, बिल्कुल निकल गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर सबसे अहम तरीन रोल प्ले किया था गंदम के क्राइसिस ने। पाकिस्तान में भी गंदम का क्राइसिस आ गया है,
आप सर ये मुझे बताइए कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और वो केयर टेकर गवर्नमेंट लोगों को कहती है कि हम IMF से 1 कुछ अरब डॉलर कर्जा लेने हैं, लेकिन $1 अरब की गंदम इंपोर्ट कर लेती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तानी मीडिया में इस मसले पे कितने का आपने मज़ामीन पढ़े हैं? नहीं कितने के इदारिये आपने पढ़े हैं? कितनी इंटीरियर मिनिस्टर लग गया ना मोहसिन नकवी, हम मरना है किसी ने? कितना ये तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला है। जब इंपोर्ट हो रही थी तो कोई खबर नहीं थी। सही, ना अनवरुल्लाह काकड़ की खबर थी ना इसकी खबर थी, कोई नहीं। ये तो अब जब हुआ है और आप ले नहीं रहे, और बेचारे थोड़े से किसान, वो इंडियन पंजाब जितने किसान नहीं थे, सही थोड़े से थे। कल उन्होंने क्रैकडाउन किया तो वो जो आए थे यहाँ पे, तब पता चला कि इन्होंने तो वहाँ से इंपोर्ट की हुई थी। हाँ। और ये आप इनसे पूछें कि वहाँ से किस रेट पे इंपोर्ट की थी, और ये जो आप देना चाह रहे हैं अपने किसानों को, तो वो आप किस रेट पे दे रहे हैं? वो जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की, एक्चुअल जो क्राइसिस फ्रांस में आया था कि उन्होंने जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो इमदाद की थी अमेरिका की, उससे फ्रांस बैंकरप्ट जी जी, वो सारा अपनी तरफ से, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी उनको तोहफे में दिया था। तो हमें भी देखना चाहिए कि हमारे जो सही खर्चियाँ हैं, फजूल खर्चियाँ मैं नहीं कहूँगा, जो हमारी अय्याशियाँ और वो है, उसने पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर दिया है। आप कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। सर हम एक होप लगाए बैठे हैं कि अचानक हमारा रोल बहुत बढ़ जाएगा कंटेनमेंट ऑफ चाइना में, क्योंकि जो क्वाड बना था उसमें चीन ने रूस का 1000 किलोमीटर रकबा कब्जा कर लिया था। इसलिए हम बड़े शेरदिल जवान जो हैं वो ईरान से भी लड़ेंगे और अफ़गानिस्तान से भी लड़ेंगे। आप मुझे बताइए, ये जो राल टपक रही है हमारी, ये जो कोलिशन सपोर्ट फंड भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, ये कितना खौफनाक सिनेरियो है। यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, बहुत हमें देखना चाहिए, मुश्किल में है। यूक्रेन में इन्होंने यूक्रेन को हमारे सामने डिस्ट्रॉय कर दिया एज अ कंट्री, बिल्कुल कर दे, खत्म कर दे। तकरीबन वो आखिरी उस पे आपको वेस्टर्न मीडिया में वो खबरें नहीं मिलेंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नहीं मिलेंगी। उनके 5-6 लाख आदमी, फौजी आदमी नहीं, फौजी मर चुके, सही। उनके पास अब इतनी मैन पावर नहीं है कि अपने बटालियंस को, 6 मिलियन उनके रिफ्यूजी हैं जो यूरोप में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे है। लेकिन ये एड दे ही जा रहे हैं, और वो एड ऐसा है जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को वापस जाता है। 5000 स्टिंगर मिसाइल जो कि अफगानिस्तान में कभी 15 साल में नहीं गए मिले, नहीं करे, तो ये क्या हो रहा है? लेकिन सर हमें तो देखना चाहिए कि कुछ अपनी हम सोचें, कुछ हम फैसले कर सकें, कुछ कुव्वतें नहीं वो नहीं तो पता नहीं, कुव्वतें बसीरत हो कुछ। एक 8 फरवरी जो है एक होप की सूरत हाल है। पब्लिक अवेयरनेस का लेवल इस सतह पे है कि अब उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप क्या समझते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस जो है ये एक बबल ब्रस्ट हो सकता है किसी तौर पर, किसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह, या किसी में ईरान में भी हमारी तरह के लोग थे, हमसे ज़्यादा मरंजाम बड़े, लखनऊ से भी 10 गुना आगे लोग थे, लेकिन हो गया था सर। वहाँ पे ये जो क्लर्जी जो इनकी है, ये बड़ी पावरफुल थी। नहीं सर, वो मिल गए थे सारे, वहाँ कम्युनिस्ट भी मिल गए थे, तोदे वाले मिल गए थे, ये भी मिल गए थे, जमहूरियत वाले जो मुजाहिद खल्क सारे मिल गए थे, यहाँ भी मिल गए हैं। वैसे लगता यही है, कोई होप का नोट सर वहाँ पे बस हम जब शायरान की दास्तान पढ़े ना जी, तो अजीब वो उसने जो 1971 में परसेपोलिस में वो जो बनाया था 3000 साल का जश्न, वो अगर आप पढ़ें तो यकीन नहीं आता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। फिर सवाक का एक अपना रोल था। सवाक तो मैंने वो सारे के सारे उनके देखे हैं, जो वहाँ टॉर्चर सेल देखे हैं जाके, वो आपने देखे हैं? जी हमने देखे हैं। वो तो मिसिंग पर्सन की लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी, जो ज़रा सा लंबे बाल करके जीन्स पहनता था उसको उठा लेते थे, जो 2 दफ़ा इमाम बारगाह जाता था उसको उठा लेते थे। मुझे जो डर यहाँ लग रहा है, यहाँ भी ऐसा हो रहा है। नहीं, मुझे वो डर नहीं, उसका इतना नहीं है। मुझे ज़्यादा डर लग रहा है ये जो TTP वाले हैं जी, इसमें, और जो बलोचिस्तान में है, ये तो अंगोला बन जाएगा फिर। ये तो ईरान तो
बीच में से इरप्ट हुआ था ना। जी, ये साइडों से ये जो है, ये जो पेरिफेरीज नहीं है, जैसे आग लग रही है बलूचिस्तान में, लग रही है वहां, लग रही है। सर एक हम पाकिस्तानी, हम अजीब हैं, लगता है कि हमने दो मुल्कों का नाम सुना ही नहीं है, सोवियत यूनियन और युगोस्लाविया। पाकिस्तानियों से बात करें नहीं सुना। तो लगता है कि हमें, जैसे युगोस्लाविया टूटा है सर वो कमजोर मुल्क नहीं था, बहुत बड़ा मुल्क था, बहुत बड़ा। मार्शल टीटो सर, टीटो जब था, क्या बात है, उनकी फौज कमजोर नहीं नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो गुरिल्ला, बिल्कुल ठीक, वो एक्सपीरियंस, बल्कि ये जो सर्ब थे ये तो जार के घाट थे। और ये जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन कितनी ताकत। इसकी अगर हम दास्तान पढ़ें कि कैसे हुआ वो जवाल के, ओहो, तो करते वो अमेरिकन हैरान हो गए थे, CIA हैरान हो गया था कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हैरान थे, हैरान थे। तो हम जिस तरीके से कर रहे हैं, ये जब खबरें आती हैं KPK से और बलूचिस्तान से, मुझे डर लग जाता है। मैं सर बलूचिस्तान में 24 साल रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते कि एक दफ़ा हालात, जिससे कहते हैं ना, एक बबल, एक फटने की देर है, नो मैन एरिया वाली सूरत हाल बन जाएगी। ये जो हालिया, ये जो पिछले दिनों हुआ था, वो बस जा रही है और रोक के, और वो आप ID कार्ड, ये तो 2006 से चलता आ रहा है, ID कार्ड्स आप चेक कर रहे चलता हैं, है। और वो वहाँ पे है, ये क्या क्या आप कर रहे हैं क्या। और ये जब पता चलता है कि कोई, मैंने वो जज साहब का पहले भी जिक्र किया, तो लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की तो ब्रेकडाउन है यहाँ पे। सर मैं, कहानियाँ बहुत सारी ऐसी हैं, हम जानते हैं कि कौन किसको जाके रैंसम देता है और रैंसम लेने वाले के पीछे कौन है। सर ये तो खौफनाक है। यहाँ कोई बात नहीं करता, लेकिन बलूचिस्तान में आप बच्चे को पता है कि मेरा फलान जो डॉक्टर साहब गया था, वो डॉक्टर साहब किसको पैसे दे के आया। और बलूचिस्तान में पता नहीं आउटसाइड पावर्स कौन कौन सी हैं, सही, जो क्या कुछ वहाँ कर रही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तो सोच रहा था किसी में हैप्पी नोट पे ख़त्म करें, लेकिन सूरत हाल यही है कि दुख। नाज़रीन, अगरचे के दास्तान बहुत दुख भरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उम्मीद दिलानी चाहिए। जो कौम 8 फरवरी को इस तरीके के साथ उन्होंने बिहेव किया है कि दुनिया हैरान हो चुकी है कि शायद अमेरिका और यूरोप के इलेक्शनों में भी कभी ऐसा ना हुआ हो कि बॉटम अप स्ट्रेटजी कामयाब हुई हो और पीयर ग्रुप कॉन्टेक्ट ये लेवल आ जाए कि वो पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी की हर चीज़ को शिकस्त दे दे। वहाँ हमें थोड़ी सी उम्मीद ज़रूर लगानी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।